मुझे याद आता है कि जब नई सैटेलाइट चैनल शुरू हुई थी भारत में, जी टीवी, उसके पहले एटीएन थी, जैन टीवी थी और कुछ और चैनल्स थी। तो मेरा भाव होता था कि मैं उस शो को इन चैनल्स पर ले जाऊं, क्योंकि दूरदर्शन तो ओपन था नहीं कभी, और उन्होंने स्वागत किया। जैन टीवी पर उस शो के वीडियो 4-5 साल तक चलते रहे। एटीएन वाले के हम सब दिखाएंगे, एशिया टीवी नेटवर्क। तो फिर मैंने, जब उस समय मुझे बेटा कैम कैसेट पर सिर्फ 150 रुपये खर्च होता था, उनको जाके कॉपी दे आता था और वो दिखा देते थे उस शो को और वापस दे देते थे मुझे। फिर मुझे अंदर से, आश्रम के अंदर जो वेस्टर्न लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। मैंने कहा ओशो का मैसेज तो पहुंचना चाहिए, और वो ना हम उनसे कुछ लेते हैं ना वो हमसे कुछ लेते हैं, फ्री में हो रहा है सारा कुछ। तो उन्होंने कहा, नो, वी आर नॉट वर्किंग फ्री फॉर देम, वी शुड सेल इट एंड वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। हम ऐसे उनके लिए काम नहीं करेंगे। मैं, क्यों? उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव रजिस्टर्ड आवर ट्रेडमार्क इन Zurich, and we have office in New York, and they have to take permission from that office. तो मैंने कहा कि मैं तो, ओशो ने मुझे ये काम दिया है कि उनका संदेश जितने माध्यमों से पहुंच सके पहुंचाऊं, और ओशो ने मुझे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर जैसे महावीर जयंती आ रही है तो मेरे महावीर पर प्रवचन छपवाओ, अगर बुद्धा जयंती आ रही है, कबीर जयंती आ रही है, तो उन सब के जो इतने विषयों पर मैं बोला हूं, तो ये अखबार छापेंगे। और मैंने छपवाना शुरू किया और छपते थे। ऐसे ही फिर जब विशेष अवसरों पर ये टीवी, सैटेलाइट टीवी वाले मिलना शुरू हो गए, तो मैंने उनको भी देना शुरू किया। तो बहुत खुशी होती थी मुझे कि दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, नो, बिकॉज द फुटप्रिंट ऑफ दिस चैनल इज आउटसाइड इंडिया, एंड आउटसाइड इंडिया वी आर द ओनर्स। तो हमसे परमिशन ले के वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा, कैसे परमिशन दोगे? क्या तुम हमें उनको मिला दो। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं मिला देता हूं उनको। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं था कि जो काम भारत में हो रहा है उसको पहले न्यूयॉर्क से परमिशन लेनी पड़े। और ये उन दिनों की बात है, 2000 से 2-3 साल पहले की। तो विवाद शुरू हुए। मैंने उनको मिलाया भी, ओबेराय में मिले ये लोग, अलग अलग चैनल वालों से जिनको मैंने परिचय दिया इनका, पर कभी कुछ हुआ नहीं कि उन्होंने कोई डील कर लिया हो और उस शो को दिखा सकते हैं। और मैं उनको फॉलो ऑन भी करता रहा कि भाई आप मुझे बताओ क्या हुआ, नहीं तो मैं करूं। फिर मैंने देखा कि सारा कुछ इतना बदल रहा है आश्रम में कि ये हर चीज, मुझे एक प्रेस विज्ञप्ति भी निकालनी है तो कहते हैं आपको न्यूयॉर्क से पूछना पड़ेगा, आपने क्या लिखा है उसमें न्यूयॉर्क वाले तय करेंगे। मैं कहा, ऐसा तो कभी ओशो के रहते हुए नहीं हुआ, आप लोग कौन हैं? और मुझे, जब मैंने इंटरनेट से जानकारी दी, ये 4-5 लोग अपने आप को जूरिक में रजिस्टर करा के ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन को अपने आप को हेडक्वार्टर करने लग गए। मैं तुम 4-5 लोग कहीं कहीं बैठ के हेडक्वार्टर कैसे हो? हेडक्वार्टर तो यहाँ है ओशो का। तो ये सब विवाद चलते थे। और फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये काम हमारा है, हम देखेंगे, तुम हटो इस रास्ते से। मैं कहना, जो मेरा काम है मैं तो करूंगा, ओशो ने मुझे दिया हुआ है, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। दूसरा क्या होता था कि ये मुझे और कहानियां सुनने को मिलती थी कि ये जो जैसे ओशो की फ्रांस में किताबें छप रही हैं, वो भी इंडियन स्वामी संत कर रहे थे। उसने दर्जनों किताबें ट्रांसलेट करवा के छापी, 2-3 दर्जन करवाई, तो उसको तंग कर रहे थे।
ओशो ने वो कुछ किताबें देखी थी, ओशो बहुत खुश थे उससे। ऐसे जापानीज में अनुवाद हो रहा था, तो उसके भी स्वामी सत्य तीर्थ जापान में रहते थे और वो भी इंडियन थे। तो मैं कही इंडियंस के साथ एक्सक्लूसिवली इनका व्यवहार जो है बड़ा गड़बड़ है। अब मैं इधर कर रहा हूं तो मुझे परेशान कर रहे हैं। बेंगलोर से कोई पब्लिशर आया है जिसने किताबें छापी हैं, पत्रिका निकालता है, उसको तंग कर रहे हैं कि 7.5% रॉयल्टी दो। वो मुझे कहें कि हम लोगों से उधार लेके किताबें छाप पा रहे हैं, क्योंकि किताबें बहुत स्लो बिकती हैं। जब आप कन्नड़ भाषा में निकालोगे या जैसे फ्रेंच भाषा में भी निकली, तो इट वॉज ए चैलेंज टू पब्लिश बुक्स दोज डेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ये उनके ऊपर एक वेट ब्लैंकेट डाल दें, हतोत्साहित कर दें। तो फिर मैंने उनको कह दिया कि मैं ये जो 2000 का मिलेनियम फेस्टिवल है, इसके बाद दिल्ली में बुक फेयर होगा 19 जनवरी के बाद, मैं दिल्ली जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। मेरे से मैंने 6 महीने पहले बोल दिया कि आप आई विल बी लीविंग। उन्होंने सोचा जोक कर रहा है, वो उन्होंने परवाह नहीं की। तो मिलेनियम फेस्टिवल तक मैंने काम किया और फिर मैंने उनको कहा कि नाउ आई विल बी गोइंग, जस्ट गिव मी वन वे टिकट टू दिल्ली फॉर द बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर, एंड आई विल नॉट कम बैक। तो ऐसा ही किया मैंने। और फरवरी तक का ओशो टाइम्स मैंने निकाला। मार्च से फिर साधना मान ने शुरू कर दिया। 2000 में तब मेरा सेपरेशन जैसा हो गया। और अप्रैल में जाके दिल्ली में ओशो वर्ल्ड गैलरिया खोला। और हाँ, हमारे मित्रों ने खोला, ओशो राज्यों का सेंटर चलाते हैं, उन्होंने खोला। और राम जेठमलानी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये कहानी है। और फिर तब से हमारी एक तरह से, एक प्रकार से हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि हमने oshoworld.com नाम रखा, तो उनको आपत्ति हुई कि आप ओशो हमारा ट्रेडमार्क है, आप नाम कैसे रख सकते हैं। तो हमने oshoworld.com के माध्यम से सारी दुनिया में ओशो को साहित्य, ओशो के प्रवचन हिंदी अंग्रेजी सब भाषाओं में पहुंचाने थे, इसलिए खोला था। तो इन्होंने आपत्ति की, ये केस हार गया हमसे। ये कहाँ पे केस हुआ? अमेरिका का इंटरनेट आर्बिट्रेशन फोरम होता है, उसमें ये हार गए थे हमसे। फिर उसी केस से हमें पता लगा कि इन्होंने ध्यान की विधियों को भी ट्रेडमार्क कर दिया है। ओशो नटराज, ओशो कुंडलनी, ओशो दिस। हमने कहा ये तो भारतीय नाम है, नटराज कुंडलनी, तुम इसका कैसे ट्रेडमार्क कर सकते हो? कहते नहीं, हमने ओशो आगे लगाया, ओशो इज आवर ट्रेडमार्क। अब ओशो के साथ जो जुड़ा है, ओशो नाथ ब्रह्म, ओशो कुंडलनी, ओशो विपसना, ओशो दिस, ओशो दैट। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बंधन है कि हम तुमसे हर चीज की परमिशन मांगेंगे करने के लिए। कहते इट इट विल नॉट अफेक्ट यू, तुम्हें क्या फिक्र है उसकी, तुम अपना करवाते रहो। मैंने कहा आज तो तुम ऐसा कह रहे हो, कल तुम कोई ला निकाल के ले आओगे, और जो हो रहे हैं। हाँ, कि हम तो जी जूरिख में रजिस्टर्ड हैं और हमारा वसीयत है और कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो तब से मैंने तो 1 साल के बाद ओशो की पत्रिका भी संपादन शुरू किया, ओशो वर्ल्ड निकाली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका उद्घाटन किया था उस पत्रिका का। तब से चल रही ओशो वर्ल्ड।